संभावित प्रश्न हमारे इस बार संविधान में एपीओ के एग्जाम में कहां से हो सकते हैं, यानी कि आपसे अनुच्छेद पूछे जाएंगे कि कौन कौन से कहां पे क्या लिखा है। जैसे अनटचेबिलिटी कहां दिया गया है, आर्टिकल 17 में दिया गया है। इक्वालिटी कहां दिया है, आर्टिकल 14 में दिया है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, जहां पर वो हमसे कुछ फैक्ट्स देखकर मैच द फॉलोइंग पूछे, जिसमें कि सबसे पहला आता है हमारा प्रीएम्बल। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन सा संशोधन होकर वर्ड जुड़ा था? वो कौन से 4 वर्ड थे जो इस 42nd अमेंडमेंट से जुड़े थे? अब इस आइडिया को, इस संविधान को लाने के आइडिया को, दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय एमएन रे इन द ईयर 1934। इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया। आप उल्टा रिवर्स पार्ट नहीं कर सकते, लगेगा ही नहीं ठीक। इसी तरीके से जो स्ट्रक्चराइजेशन है वो संविधान में है। वो कैसा? सबसे पहले हमें अपना देश बनाना है। 7 नंबर देखिए, अभी कोइंसिडेंस नहीं है। जुडिशियल रिव्यू हमारी पावर है, हम उसको नहीं कर्टेल होने दे सकते हैं। आप एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्या क्या करें? आर्टिकल 200 ओपन किया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी एपीओ का पेपर हाल ही में हुआ है, और ये 2026 का जो यूपी एपीओ का पेपर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। इसमें लॉ के 100 क्वेश्चंस थे, जिसमें से कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वेटेज थी वो 10 मार्क्स की थी। और जैसा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को देख पा रही हूँ और इनका एनालिसिस कर रही हूँ, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें सब ने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किए होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस थे वो प्रोविजन से थे डायरेक्टली। और जो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक ठाक पढ़कर गए थे, मेरा ठीक ठाक कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट केस लॉस, ये सारी चीजें देखकर गए थे, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं थे। तो देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं तो इसमें ये क्वेश्चंस को मैंने बाइफरकेट किया है, और यहां पर ये 10 क्वेश्चंस मेरे सामने स्क्रीन पर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पूछे गए हैं यूपी एपीओ के 2026 के पेपर में। तो पहला क्वेश्चन जो मैं यहां पर देख पा रही हूं, लिखा है दैट द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन्ड इन इट्स। अब ये बात हम सब जानते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम ये बात को समझते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट का जो विजन है, जो वेलफेयर स्टेट का आइडिया है, वो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से मिलता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी है। हालांकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के वेलफेयर की ही बात करता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो वेलफेयर स्टेट के लिए प्रोविजंस को प्रोवाइड करता है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखूं तो लिखा है दैट द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो देखिए, आपने जब इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा इस वीडियो का, तो मैंने आपको सारे वो ग्लिम्पसेस दिखाए कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने इन सारे एरियाज को टच किया, सारे एरियाज को पढ़ा, और सिर्फ पढ़ा ही नहीं, उसे क्लास में याद भी किया। तो मुझे बहुत ही खुशी है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जितनी मेहनत हमने यूपी एपीओ के लिए करी थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में 101% जो है मार्क्स स्कोर किए हैं विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट। तो लिखा है द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये प्रीएम्बल में किस अमेंडमेंट से जुड़े थे? तो देखिए, इसका आंसर बहुत क्लियर है कि ये 42nd अमेंडमेंट 1976 से जुड़े थे, क्योंकि 4 वर्ड्स थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। लेकिन यहां पर पूछा है कि सोशलिस्ट सेक्युलर किससे जुड़े थे, तो आंसर सेम रहता है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट 1976। तो देखिए, ये एक और आपका सही आंसर हो जाता है। मुझे पता है कि आप अपने मार्क्स जोड़ रहे हो। Which of the following is not specifically mentioned as a writ in the Constitution of India? तो चाहे हम आर्टिकल 32 की बात करें या फिर हम आर्टिकल 226 की बात करें, वहां पर 5 रिट्स का नाम स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, जिसमें कि रिट ऑफ मैंडेमस आती है, रिट ऑफ क्यू वारंटो आती है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस आती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन आती है, और साथ ही साथ रिट ऑफ सर्चुरारी आती है। इसका मतलब यहाँ पर एक रिट है जो नहीं आती है, और वो है इंजंक्शन। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज अ रिट, तो इसका मतलब इसमें करेक्ट आंसर है बी, दैट इज इंजंक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच। देख लीजिए, मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन यहां से आएगा और वो एक क्वेश्चन आ गया है। कौन सा प्रोविजन, कौन सा चैप्टर डायरेक्टली करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए, मैंने आपको कहा था इलेक्शन 5 साल में होते हैं, तो 5 नंबर आपको याद रखना है, 15, यानी कि ये तो ठीक है। फिर कहता है यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 में है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यूनियन पार्ट 5 में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन पंचायत तो पार्ट 9 में है ना, तो ये 9A में नहीं है, तो पंचायत यानी कि ये करेक्टली मैच नहीं है। तो 80 का करेक्ट आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर कैन रेफर अ बिल फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आप न्यूज भी देख रहे थे डेली तो भी आप इस प्रोविजन को याद रखते। मैंने क्लास में कम से कम भी मोर देन 10-20 टाइम्स आपको ये बात कही थी कि आर्टिकल 200 इस बार का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और वो पूछ लिया गया है। तो यानी कि जो बिल की रेफरेंस है under which article of the Indian Constitution the governor can refer a bill for the approval of the president, that is article 200. So A is the correct answer. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, ये बात हम सब जानते हैं कि उस समय हमारे कोई भी चेयरमैन नियुक्त नहीं हुए थे, कोई भी चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुए थे। तो जो पहली मीटिंग थी उसमें हमारे टेम्पररी जो चेयरमैन थे, जो फर्स्ट चेयरमैन थे जिन्होंने उस मीटिंग को प्रिसाइड किया था, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसको चेयर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। तुम हमारे साथ ही दगा करोगे तो तुम हमारे साथ कैसे रह सकते हो? यही तो है 10 शेड्यूल। अगर एक इंसान राज्य का विद्रोही है तो वो राज्य में रहना डिजर्व नहीं करता है। If you are a part of party and you are acting against party, so then how can you remain the member of party? So that is 10 schedule. So the correct answer is 10 schedule. 140 का A correct answer है। यानी कि कौन सा शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन की प्रोविजंस कंटेन करता है? दैट इज 10th शेड्यूल। मनी बिल कहाँ डिफाइंड है? डायरेक्टली प्रोविजन से क्वेश्चन पूछा गया है कि मनी बिल कहाँ डिफाइंड है। मनी बिल डिफाइंड है आर्टिकल 110 में। 110 मनी बिल क्या है, उसमें पॉइंटर्स दिए गए हैं कि क्या क्या मनी बिल है। मैंने आपको इसको 117 से रिलेट करके पढ़ाया था, जहां पर हम फाइनेंशियल बिल को भी समझते हैं, और वहां पर मैंने फाइनेंशियल बिल के आपको 2 पार्ट्स भी समझाए थे, पार्ट ए पार्ट बी। तो देखिए 145 क्वेश्चन नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोविजन से आया है। 148 पूछता है दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मीन्स। ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब साफ है। इसका मतलब उसकी अपनी जजमेंट्स को रिव्यू करना नहीं है। इसका मतलब ये है दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉज। जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात की पुष्टि कर सकती है, इस बात का जो है एग्जामिनेशन कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है कि जो भी लॉ बना है वो कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, इज इट अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स। और इसी पावर को हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, जो कि मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि ये एक ऐसी पावर है कोर्ट की जिसे आप छीन नहीं सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन मुझे यहां दिख रहा है, दैट क्वेश्चन इज दैट द डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय। कौन डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करता है? तो डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करने वाले पर्सन है द गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 233। डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चंस जो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं इनका डिस्कशन किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है, आई एम 101% श्योर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है उसके साथ आपने इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर पक्का से दिए हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितना आपने स्कोर किया है, और आप पूरी स्कोरिंग भी अपनी बता सकते हैं। रही बात सवाल, अगर आप इस बात को मुझसे पूछें कि मैम कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ के लिए मैं ये कहूंगी कि जो लॉ के क्वेश्चंस हैं वो बहुत टफ नहीं थे।
लॉ के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे, लेकिन जो टफनेस का लेवल है वो हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि तैयारी के साथ लोग किस तरह गए थे और पेपर को उन्होंने किस तरह अटेम्प्ट किया। तो आप इस बात से भी ये मत सोचिए दैट इट इज गोइंग टू बी केक ऑन द प्लेटर, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को प्रोविजंस याद नहीं थे उनके लिए ये पेपर टफ था। अगर आपको बीएसए के प्रोविजंस याद नहीं थे, अगर आपको बीएनएसएस के प्रोविजंस याद नहीं थे, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद नहीं थे, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये पेपर उनके लिए इजी नहीं था। लेकिन जिन्होंने उसको स्ट्रक्चराइज्ड वे में पढ़ा उनके लिए ये पेपर ठीक ठाक बना था और उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया होगा। सो एज ऑफ अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा कम भी नहीं जाने वाला है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं जाने वाला है, ये कहीं ना कहीं मिडिल टच करेगा। तो देखना इस पर है कि कितने लोगों ने इसको किया, कितने लोगों ने इसको सीरियसली अटेम्प्ट किया, कितने लोग प्रोविजंस पढ़ के गए थे। ये सारे फैक्टर्स इस बात को डिटरमाइन करेंगे कि कट ऑफ कितने जाने वाली है। तो परेशान मत होइए, अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस या 70% क्वेश्चंस 70 to 80% क्वेश्चंस ठीक जा रहे हैं तो आप अपने आप को कंपटीशन में मान के रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे एक अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।